नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास के केमिस्ट्री के सेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो अगर केमिस्ट्री की बात करूं दोस्तों, तो मैं आपसे केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में जब बात कर रहा था तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बॉर ब्यूरी की योजना बताई कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से भरा जाता है। कल की क्लास में मैंने एक तो बताया था आपसे कि प्रथम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, दूसरे कोष में 8 होती है, तीसरे कोष में 18 होती है और चौथे कोष में 32 होती है। मैंने कहा था एक फॉर्मूला भी होता है 2n² इसको निकालने का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे, मेरी बात को गौर करके सुनना, अगर मैं टॉपिक वाइज आपसे बात करूं तो आज मैं आपको इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका 2-3 शब्दों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं आपसे, ठीक है ना। एक 2-3 शब्द समझना दोस्तों, है ना। एक आपने ये शब्द सुना होगा, बहुत बार आता है, जिसको बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, कल मैंने आपको 1 से 20 तक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताया था। उसके साथ ही आज की क्लास की बात करूं तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको संयोजकता या इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं ना, वैलेंसी के बारे में बात करता हूं, क्या होती है, ठीक है ना। संयोजकता की परिभाषा याद रखना, किसी भी परमाणु के द्वारा समझना, मैं एक साथ समझा दूंगा आपको सब चीजें, पहले सुन लेना। किसी भी परमाणु के द्वारा अपने कोष को पूर्ण करने के लिए अपने कोष को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्यागा जाता है उसे संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं, उसे संयोजकता कहते हैं। मेरी बात को गौर करके सुन लो। पहला काम क्या होता है, एग्जाम में परिभाषा पूछ लेता है दोस्तों। पूरे दिन में 6 आवर हो जाता है, क्लास ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। गुड मॉर्निंग, हाँ एक बार बढ़ा दो, कल से देखो एक बार समझो, सर जी मैथ की एक क्लास करवा दो प्लीज। हाँ बिल्कुल, कल से एक काम करेंगे, आपकी स्पीड उसकी क्या कहते हैं, जो आपका नेट ज्यादा खा रहा है तो उस चक्कर में आपकी क्वालिटी कम कर देंगे कल से, ठीक है, जैसे आपकी दिक्कत नहीं होगी। अब आज तो आप अपनी परेशानी को थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई है, लेकिन अब तो आप समझने की कोशिश करो। तो मैं ये कह रहा हूं, अब उन चीजों को, कमेंटों को बंद कर दो, आप पढ़ाई का कमेंट पूछो मुझसे कोई। आप, मैंने कहा पहली बात, एग्जाम में परिभाषा दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आजकल के एग्जामों में। पहले सुनना, पहले तो परिभाषा याद रखो। किसी भी परमाणु के द्वारा अपने कोष को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है या त्यागा जाता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। एग्जाम में पूछेगा परिभाषा, देखे किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने कोष को पूर्ण करने के लिए जितने ग्रहण किया जाता है या त्यागा जाता है वह उसकी क्या कहलाती है, आप कहोगे संयोजकता। इसका मतलब समझो, मैंने आपको 1 से 20 तक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये बताया था कल, कि पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 2, दूसरे में कितने 8, तीसरे में भी 8। समझ लो सिंपल भाषा में, मतलब चौथे में भी 8 होते, अगर पांचवा होता तो उसमें भी, क्योंकि भाईतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शुरू के 1 से 20 तक तत्वों में आते नहीं। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि पहला कोष ये चाहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहे, दूसरा चाहता है कि मेरे पास 8 रहे, और तीसरा चाहता है कि मेरे पास भी कितना रहे, 8। समझो, अगर पहले के पास 2 नहीं है, इसकी जगह 1 है, तो ये अपना कोष पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर लेगा या 1 क्या कर देगा, त्याग देगा। तो वो ग्रहण करना या त्यागना है, कब ग्रहण करना कब त्यागना वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जो समझाऊंगा वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। समझ में आ रही है। अब किसकी कितनी संयोजकता होती है एग्जाम में ये पूछा जाता है, वो मैं आगे बात करता हूं। सुनो, अभी मैंने परिभाषा बताई है, ठीक है। दूसरा एक शब्द और सुनो दोस्तों, एक होता है संयोजकता और एक शब्द क्या होता है दोस्तों, इसी के साथ समझने की कोशिश करना। एक शब्द होता है, उसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब समझा दूं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैंने कहा समझ लो, किसी भी कोई भी परमाणु उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब समझो, ये कोई कोष है, ये नाभिक था, ये पहले कोष है। अगर इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, भाई ये सबसे बाहर है, तो आप कहोगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 1। पहले कोष में 2 आ सकते हैं, अब इस स्थिति में पूछे तो आप बोलोगे 2 है। अब सुनो, ये पहला कोष भर गया तो हम दूसरा कोष बनाएंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो कोई पूछे इस परमाणु बताओ कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे 1। देखो इलेक्ट्रॉन तो 1, 2 और 3 है, लेकिन जब संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है तो उस कोष के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं जो सबसे बाहर, और सबसे बाहर वाला तो ये है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो बात को समझना। अब मैं आपको दोस्तों, पहले तो मैंने आपको जितना बोला वो समझो, दोनों की परिभाषा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। आज की क्लास में अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या 3 शब्द इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा,
कल बताया, लेकिन आपसे परमाणु देके पूछेगा इसमें बताओ कितने कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे। आपसे संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे संयोजकता पूछी जाएगी, और इसी चार्ट में मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि शुरू के 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु भार भी बता दूंगा, या द्रव्यमान संख्या भी बता दूंगा कि कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी या आपसे डायरेक्ट पूछी जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, क्लास चल रही है लाइव? बिल्कुल क्लास चल रही है भाई लाइव दोस्तों। अब मेरी बात को सुनना, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, आपका जो सिलेबस है रेलवे का उसके हिसाब से आपको शुरू के 1 से 20 तक के तत्वों की बिल्कुल जानकारी होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता इनके बारे में एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। आवर्त सारणी में मैं और भी तत्वों के बारे में बात करूंगा कि आप कौन-कौन से याद रख सकते हो, कौन-कौन सी सुविधा रहेगी वो अलग बात है। सबसे पहले मैं 1 से 20 तक के तत्वों की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बना रहा हूं, एक सारणी बनाता हूं दोस्तों। वो सारणी क्या है, ये सारणी है, मैं एक साइड लिख रहा हूं तत्व का नाम, कौन-कौन से तत्व हैं। दूसरा मैं कह रहा हूं कि इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या रहेगा। तीसरा इसमें एक पॉइंट है, वो क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे किसी भी परमाणु के अंदर, सिंपल शॉर्ट में लिख दूं। चौथा मैं कहूं तो उस परमाणु के अंदर आप संयोजकता भी बताना कि उसकी संयोजकता भी क्या होगी शुरू से 1 से 20 तक के तत्वों की बैलेंसी। और पांचवा मैं कहूं तो आपको उस परमाणु का परमाणु भार भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास, इसकी आजकल की एग्जामों में बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं, सवाल करने पड़ते हैं, तभी भी आपको इनकी जरूरत पड़ती है। मैंने आपको 4 चीजें निकालने के लिए बोला है, किसी भी तत्व का आपको इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका पता होना चाहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, संयोजकता पता होना चाहिए और परमाणु भार पता होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप भाई। चल नहीं चल रही है क्लास, चल रही है, सबने बोल दिया भाई, सबको पता है क्लास चल रही है। अब इनको अभी तक ये पता नहीं चलता क्लास कैसे चलेगी, मेरे तो समझ में नहीं आता भाई। तुम करते क्या हो, खुद तो डिस्टर्ब होते हो, साथ साथ में मुझे और करते हो। ठीक है, अब मेरी बात को समझ लो, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना। सबसे पहले मैं आपको यहां एक बात बताता हूं, ये जब टॉपिक चालू कर रहा हूं तो मैं आपको 2-3 चीजें साथ साथ में बताता जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको 1 से 20 तक के तत्व याद रखने हैं, आपको उनका परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करके समझ लो। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तत्व कौन सा है, उसको लिखते हैं H से, और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, तो मैं नाम भी लिख दूं जिनको नहीं पता हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा तत्व कौन सा है, तो मैं कहूंगा दूसरा है He, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो मैं कहूंगा इस तत्व को लिखते हैं हीलियम। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है आपको तत्व। तीसरा कौन सा होता है, अभी सुनना, Li होता है, आपने सबको पता होगा, इसी को क्या बोलते हैं, लिथियम बोलते हैं। चौथा कौन सा होता है, तो मैं कहूंगा चौथा होता है बेरिलियम, Be, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेरिलियम। पांचवा कौन सा होता है दोस्तों, मैं कहूंगा पांचवा होता है B, जिसको क्या बोलते हैं, तो इसी पांचवें तत्व को हम बोरॉन बोलते हैं। छठा कौन सा होता है, तो C होता है, और इस C को क्या बोलते हैं, तो हम इसी को कार्बन बोलते हैं। सातवां कौन सा होता है, तो सातवां N होता है, और इस N को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं ना। तो दोस्तों सुनना, पहले तो मैंने जो नंबर लिखे हैं ये क्या है, परमाणु क्रमांक। आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली क्लास में परमाणु क्रमांक बोला था कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 2, Li को लिथियम बोलते हैं इसका 3, बेरिलियम, Be को बेरिलियम बोलते हैं इसका 4, B को 5 बोरॉन बोलते हैं, 6 को C कार्बन बोलते हैं, 7 को N नाइट्रोजन बोलते हैं। वैसे तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि जो रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं उनको ये शुरू से आता होगा, नहीं भी आता हो तो 20 तक तो 100% आपको नंबर वाइज पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत जरूरत पड़ेगी, अगर ये नहीं पता तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे, समझ लो। अगली बात फिर क्या आती है, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। आपको ध्यान हो, कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका शुरू के 1 से 20 तक के तत्वों में। पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने होते हैं 8, चौथा होता है उसमें भी 8, क्योंकि मैंने कहा बाइतम कोर्स में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ, कैसे भरोगे आप, देखो सुनो। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन ये जितने भी तत्व आप 20 तक लिख रहे हो, अभी मैं इन पर कोई आवेश तो लग ही नहीं रहा, तो इसका मतलब सब उदासीन अवस्था में। तो जो नंबर होगा हाइड्रोजन का, वो मैंने कहा जिस नंबर पे आता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, उदासीन अवस्था में उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो समझ लो जिस नंबर पर जो तत्व है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1। तो कैसे भरोगे, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है कि पहले कोष में कितना आएगा 1। देखो समझ लो, बनाने के लिए डायग्राम बताता हूं। ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस, और ये पहला कोष था, और इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये समझ लो, क्योंकि 1 ही भरना था। बात समझो, तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका 1 आएगा। ठीक है, अगली बात सुनो, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो आप कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, भाई 1 ही कोष है, भाईतम कोष में 1 ही दिख रहा है, तो आप हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलोगे सर, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। क्लियर, अगली बात सुनो, संयोजकता क्या बोलती है, संयोजकता की परिभाषा, किसी परमाणु के द्वारा अपने कोष को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है या त्यागा जाता है। अब देखो, पहले कोष में होने कितने चाहिए 2, इसमें हाइड्रोजन में है कितने 1, तो मुझे बताओ इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ग्रहण करना पड़ेगा अपने कोष को पूर्ण करने के लिए, या क्या कर दे, इस 1 को त्याग दे तो भी ये कोष ही खत्म हो जाएगा, उस स्थिति में भी सही है। तो 2 काम कर सकता है ये, लेकिन यह बराबर का मामला है दोस्तों, 1 ले भी सकता है तो 1 दे भी सकता है, अगर मुझसे पूछा जाए। इसलिए मैं कहूं अगर ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने पर आता है प्लस, सॉरी त्यागने पर क्या आता है, अगर मैं बात करूं प्लस, और ग्रहण करने पर क्या आता है माइनस, तो ये तो एक ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो आप कहोगे +-1, मतलब +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी एग्जाम में पूछे आपसे डायरेक्ट हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1 दूसरा ऑप्शन -1। आजकल संयोजकता पूछी जा रही है एग्जाम में, क्यों पूछ रहा है, 9th की बुक में चैप्टर में समझा रखा है उसने, वो चाहता है तुम पढ़ के जा रहे हो नहीं जा रहे हो, रट के जा रहे हैं, वो आंसर नहीं दे सकते एग्जाम में इन चीजों के। ठीक है, या +-1 दोनों ही होती है, +1 भी होती है -1 भी, और इसी कारण से याद रख लेना बात, एक बात और क्लियर कर दूं, अगर कोई भी तत्व
जैसे कोई भी हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, अगर ऊपर क्लियर रूप से प्लस मिले संयोजकता तो समझ लेना वो तत्व हमेशा क्लियर प्लस हो तो वो तत्व धातु होगा, मेटल होगा, क्योंकि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ही धनावेश आता है। और किसी पर प्लस माइनस दोनों मिले, जैसे हाइड्रोजन पर प्लस भी होती है माइनस भी होती है, तो समझ लेना जिन पर प्लस माइनस दोनों होता है ना उनकी माइनस संयोजकता ही स्थायी होती है, इसलिए वो ज्यादातर वो सब तत्व अधातु ही होंगे। और कुछ तत्व ऐसे जैसे मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन ऐसा होता है जिस पर माइनस होता है, जिस पर माइनस लिखा मिल जाए किसी पर उसी को समझ लेना वो सब नॉन मेटल होंगे या मैं कहूंगा अधातु होंगे। इनको मैं धातु अधातु को अलग से भी पढ़ाऊंगा, ध्यान रख लेना। तो कहने का मतलब अधातु वो होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण पाया जाता है। तो आप दिमाग रख लो, आपसे कोई पूछे धातु कौन सा अधातु तो आप उसकी संयोजकता देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्लियर प्लस लिख रही है तो धातु और माइनस है तो अधातु। और जब कुछ तत्व ऐसे रहेंगे जिनकी प्लस माइनस हो तो उनकी समझ लेना वो अधातु होंगे, क्योंकि उनकी माइनस अधातु होती है। इसलिए ये दिमाग में भी रखना कि हाइड्रोजन एक अधातु होता है क्योंकि इसकी माइनस स्थायी होती है। अगली बात, परमाणु भार कितना होता है तो ये भी दिमाग में रख लेना कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। कितना होता है? 1। देख लो, सुन लो, 4 क्वेश्चन बने एग्जाम में, ऐसे नहीं पूछेगा, मैंने तो 1 से सबको समझा दिया, 20 तक समझाऊंगा। जिसको भी समझ में नहीं आए अपने आप बोल देना दोस्तों नहीं समझ में आया। 20 तक समझने के बाद आपको मुझे नहीं लगता क्लास में एक भी बंदा होगा जिसको दिक्कत होगी। ठीक है, मैं तरीके बताऊंगा क्वेश्चन पूछने का। देखो सुनो, इधर आ जाओ। दूसरा, जिनको नहीं आया वो समझने की कोशिश करना। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? हीलियम। मैंने कहा उदासीन अवस्था में तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो भर दो इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2 भर दिया, ये नाभिक और ये पहला कोष और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आ सकते हैं। अब मुझे बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भाईतम कोष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। तो आप कहोगे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी सर 2 होंगे। अरे संयोजकता कितनी है? अब मुझे बताओ संयोजकता की परिभाषा, अपने कोष को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है या त्यागा जाता है उसको संयोजकता कहते हैं। अब मुझे बताओ पहले कोष में होने कितने चाहिए? आप कहोगे सर 2। क्या 2 मौजूद है? बिल्कुल है। तो क्यों तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, कोष को पूर्ण करने के लिए तो करना चाहिए था काम ये, लेकिन इसके पास तो पहले से ही 2 मौजूद है, तो क्यों तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों देगा? इसलिए हमेशा याद रखना हीलियम की संयोजकता 0 होती है। इसलिए हीलियम क्या होती है? एक अक्रिय गैस होती है। अक्रिय क्यों या नोबल गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी से क्रिया नहीं करती है। याद रख लेना कि दोस्तों कभी भी 2 तत्व आपस में क्रिया करते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन H2O लिखते हैं हम जल को, यहां अगर मुझसे पूछा जाए इस ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं क्या? ये मैंने खोल के लिखा। कभी भी 2 तत्व, क्योंकि एक ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन होगा, जब आपस में क्रिया करते हैं कोई फॉर्मूला बनता है, कोई यौगिक बनता है, तो 2 काम होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा या त्यागा जाएगा, तब जाके वो फॉर्मूला बनता है। लेकिन यहां तो पहले से ही कोष पूर्ण है इसका, तो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना ग्रहण करता है। इसलिए आपने दोस्तों कभी हीलियम है ना, हीलियम इससे बनता हुआ कोई कंपाउंड नहीं सुना होगा। जैसे कंपाउंड का मतलब यौगिक होता है, मैं पढ़ाऊंगा, जैसे H2O बनते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनके NH3 बनते हैं, ऐसे हीलियम से बनना हुआ कभी आपसे हीलियम से जुड़ती हुई, जैसे ऑक्सीजन जुड़ गया, ऐसे कोई भी चीज जुड़ती हुई नहीं दिखी होगी। हीलियम का हिस्सा आपको सिंगल परमाणु के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रख लेना। अगली बात, कोई हीलियम का परमाणु भार पूछे कितना होता है तो ये आप रख लेना। निकालने का तरीका तो मैंने बताया था, A बराबर N+P होता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं ये तो काम तब करेगा जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपको एग्जाम में दे रखी हो। आपको क्या होगा, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? 4। सारे नोबल गैस बैलेंस 0 होगी क्या? बिल्कुल सारों की 0 होगी। आसान नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आपको पता चल जाएगा जितनी भी नोबल गैस सक्रिय गैस होगा सबकी बैलेंस 0 होगी, ध्यान रखना। अगली आ जाओ, तीसरा लिथियम आता है। लिथियम का अगर मुझसे पूछा जाए, और समझो, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 3। तो कैसे भरोगे? पहले कोष में 2 कंप्लीट हो गया, दूसरे कोष में 1 भर दिया। किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये लो भरने का तरीका, तो 2 और 1 टोटल मिला के काउंट कर ले करो, 2 1 कितने हो गए? 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब मुझे बार-बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप इधर से खुद देखो, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी लगाओगे। आपको पता है 3 है तो पहले कोष में 2, दूसरे में 1। अब देखो ये पहला है कोष, कॉमा लगा दिया, ये तो दूसरा कोष आया क्योंकि पहला कोष में 2 ही आ सकते हैं, पूर्ण हो गया। तो देखो दूसरा कोष यही तो भाईतम कोष होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो भाईतम कोष होगा, कितना होगा? 1। बैलेंसी, अब देखो बैलेंसी, दूसरे पहले कोष में 2, दूसरे कोष में होने कितने चाहिए? 8। इसके पास कितने? 1। सुनो, इसके पास कितना? 1। अब क्या करेगा कोष पूर्ण करने के लिए? या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अब मुझे बताओ क्या आसान है? अगर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी एक तरह से, और खुद 1 को त्याग दे तो जैसे ही त्यागेगा तो जो कोष 2 रह जाएगा जिसमें पूर्ण कोष समाप्त हो जाएगा और जो उसका पिछला कोष है वो 2 रह जाएगा पूर्ण भरा हुआ। तो क्या आसान रहेगा? 1 को त्यागना। अरे एक बेंच पर 7 जने बैठे हैं और एक आप अकेले हो तो आप ही हटोगे क्योंकि अभी उनसे टक्कर ले पाओगे? किसी को हटा सकते हो? तुम नहीं हटा सकते। तो इस तरीके से समझ लो आप। तो इसलिए मैंने कहा कोई संयोजकता पूछे तो समझ लो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता था, इसलिए 1 त्याग दिया, तो 1 त्यागा है, इसलिए त्यागने पर क्या आता है? प्लस, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? +1 होती है, इसलिए होती है +1। और पूछे परमाणु भार, तो ये आप याद करके चलोगे कि इसका परमाणु भार 7 होता है। परमाणु भार के लिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आजकल के एग्जामों के हिसाब से एक काम करना, परमाणु भारों को याद ही कर लेना। वैसे बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, एक बार 20 तक पढ़ लो, बस आप समझ लो, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो और सुनो, क्लियर है? तीसरा, चौथा और आ जाओ एक और, फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 2, 2 और 2 हो गए 4। चारों कैसे भरोगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? आप कहोगे सर संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 2, क्योंकि आपको पता है भाईतम कोष में 2, बार बार नहीं समझाऊंगा। संयोजकता यहां भी देख लो, दूसरे में होने 8 चाहिए, इस पे तो 2 है, तो ग्रहण कितने करने पड़ते हैं? 8 के लिए 6, त्यागने कितने पड़ेंगे? 2। अभी भी आसान क्या होगा? त्यागना। तो कहूंगा संयोजकता कितनी होगी? +2। अब देखो जिन पर प्लस आ रहा है तो समझ लो लिथियम भी धातु है, बेरिलियम भी धातु है, और परमाणु भार तो आप याद रखना इसका परमाणु भार होता है 9 होता है। अगला आ जाओ बोरॉन। ठीक है, बोरॉन के बारे में बताओ मुझे। ठीक है, अब मुझे आप ही बताओगे दोस्तों बोरॉन का। पहले मैं सबसे पूछ रहा हूं, कितना समझ में आ रहा है मुझे पता चल जाएगा। मुझे ये बताइए कि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है? आंसर दो मुझे जल्दी, क्या भरोगे तुम बोरॉन में? बताओ
आप बोरॉन में बताओगे दोस्तों मुझे बोरॉन में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। मनोज शर्मा ने लिखा है 3-2। मनोज शर्मा ने पता नहीं क्या किया, आपकी बार उल्टा बोल दिया मनोज शर्मा ने। योगिता ने 2-3 लिखा है, मनोज शर्मा ने अब लिखा है 2-3 सही है। हेमराज गुजर 2-2-1, ये क्या कर रहा है हेमराज? ऐसी गलती नहीं करनी है, अगर इतने करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलो देखो क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। पहले तो आपको पता है 5 नंबर पे तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो तुमको तो पता है पहले कोर्स में तो 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, तो 2 की जगह 3 तो करने का सवाल ही नहीं उठता। अब बचे कितने? 3, तो दूसरे कोर्स में कितने आएंगे? 3, 2 और 3, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। बोरॉन देखो कैसे पूछेगा, सवाल सुनो, कुछ लोग समझे पूछेगा क्या हमसे, आपसे पूछेगा बोरॉन में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है 2-1, दूसरा ऑप्शन 2-3, तीसरा ऑप्शन 2-2, चौथा ऑप्शन 2-4। अपने आप समझ में आ गया, ऐसे पूछेगा। ये रेलवे के क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, सबके बता रहा हूं आपको। अगला सुनो, संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी को दिक्कत है क्या? आपको पता है भाईतम कोष में कितने हैं? 3, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। अगर पूछे संयोजकता, अभी भी देखो ग्रहण कितने करने पड़ेंगे? 5। त्यागने त्यागना कितना पड़ेगा? 3। क्या आसान है? त्यागना ही। तो त्यागने पर क्या आता है? प्लस कितने त्याग रहा है? 3, तो +3। परमाणु भार ये तुमको याद करना पड़ेगा, मैंने कहा। और इसका कितना होता है तो मैं कह रहा हूं इसका 11 होता है। कितना होता है? 11। क्लियर है, याद रख लेना। समझ में आ रहा है? अगली बात सुनो, अब मैं दोबारा याद करूं, 6ठे नंबर पे बोल रहा हूं कार्बन। कार्बन में पूछे 6 होंगे, तो पहले कोर्स में आपको 2, दूसरे कोर्स में 4, 4 और 2 6। कोई पूछे संयोजी इलेक्ट्रॉन, बताओ भाईतम कोर्स में कितने दिख रहे हैं आपको? सर देख लो, इस पेन से बता रहा हूं कितने दिख रहे हैं? 4। तो मैं कहूंगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे सर 4। ठीक है, मुझे बताओ संयोजकता। अब देखो काम की बात, संयोजकता जल्दी तुम बताओगे मुझे, इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? जल्दी बताओ कार्बन की संयोजकता, आंसर दो। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? अरे कार्बन की संयोजकता बताओ मुझे कितनी होगी? भरत कुमार ने लिखा +4 -4। कैलाश ने अभी कार्बन की, भूपेंद्र ने 4 लिख दिया, केवल 4 नहीं, प्लस के माइनस सब कुछ लिखना है। रामकृष्ण 4 बार लिखने से पार नहीं पड़ेगा। विष्णु कुमार ने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आ गया? बिल्कुल। देखो इधर देख लो, अपने कोर्स को पूर्ण करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 4 या तो ग्रहण कर ले या 4 त्याग दे, दोनों बराबर का मुकाबला है। तो मैं ये कहूंगा कार्बन की संयोजकता +-4, +4 भी हो सकती है, -4। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में। और परमाणु भार, तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। देखो ये जो सुविधा हो गई, इसका जो परमाणु क्रमांक था उसका दुगना हो गया, एक तरह से समझ लो आप। अगली बात, सुविधा हुई है, हमेशा किसी का दुगना हो ऐसा जरूरी नहीं, आपको दिख रहा है 4 दूनी 8 होना चाहिए, 9 है। बेरिलियम का 10 की जगह 11 है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। नाइट्रोजन पे आ जाओ, नाइट्रोजन कैसे भरोगे? पहले कोर्स में 2 और दूसरे में 5, 5 और 2 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन भाईतम कोर्स में आपको 5 दिख रहे हैं। संयोजकता बताओ, अब देखो बताओ मुझे नाइट्रोजन की संयोजकता बताओ, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? नाइट्रोजन की संयोजकता बताओ, बैलेंसी जल्दी आंसर दोगे, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, नाइट्रोजन की संयोजकता। राम मैं 0 कह रहा है, कोई -3 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है संयोजकता। योगिता -3 कह रही है। मूलचंद तो अभी क्या लिखने का तरीका बता रहा है। दिनेश 5 कह रहा है। पंकज ने तो G3 लिख दिया, पता नहीं क्या लिखा, मेरे समझ में नहीं आया। हाँ कुछ लोगों ने माइनस, ज्यादातर माइनस वाले हैं। इधर देख लो, अब देखो दिमाग जो बिल्कुल नहीं लगाते वो गलती करते हैं। कितने हैं दूसरे कोर्स में? 5 होने कितने चाहिए? 8। क्या कर सकता है? 3 तो ग्रहण कर सकता है, या 5 त्याग दे। लेकिन क्या आसान है? अब देखो त्यागने तो 5 पड़ेंगे, लेकिन ग्रहण 3 करने पड़ेंगे। तो अब ध्यान रखो, अब ग्रहण करना आसान है। और आपको पता है ग्रहण करने पर क्या आता है? माइनस। और कितने ग्रहण करने हैं कोर्स को पूर्ण करने के लिए? 3, तो इसका होगा -3। इसलिए नाइट्रोजन, इसलिए आप कभी नाइट्रोजन को देखते हो तो उसके ऊपर -3 इसलिए लिखा मिल जाता है। तो जो ऊपर लिखता है ना वो उसकी संयोजकता होती है। और इसका परमाणु भार, तो इसका भी परमाणु क्रमांक का दुगना ही होता है, 14। देखो इतने आपको समझ में आ गए। ये एग्जाम के क्वेश्चन है चारों, मैंने एक साथ आपको पूरे चारों बता दिए, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर और एक साथ आपको समझ में आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ नेक्स्ट। अब भी समझ में नहीं आए तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकता मैं। तत्व का नाम, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, संयोजी इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख देता हूं, संयोजकता, और एक क्या है लास्ट एंड फाइनल? परमाणु भार। ठीक है, वही बात। अब मुझे बताओ 7 तक तो पढ़ चुके हो, अगला कौन सा आएगा? 8वां पहले कौन आएगा? O होता है, जिसको क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 9वें पर क्या आएगा? F आएगा, इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को फ्लोरीन। मेरे दोस्त 20 तक तो 100% याद करके रख लेना, अगर नहीं रखोगे ना तो मामला गड़बड़ समझ लेना आप। 10वें पर क्या आएगा? Ne आएगा, जिसको क्या बोलते हैं? नियोन। यही ऐसे टॉपिक है जहां तुम दिक्कत करते हो। 11वें पर क्या आता है? Na आता है, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। क्या हुआ? हेलो, हाँ दोस्तों सुनो मेरी बात। मैंने कहा 11वें पर सोडियम है, 12वें पर कौन होता है? तो याद रखना Mg आता है, और इस Mg को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। आज के बाद
कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं लिखूंगा। और अगर याद नहीं करोगे तो केमिस्ट्री समझ में भी नहीं आएगी, आगे भी बार बार लिखता रहूंगा मैं, एमजी लिखूंगा और तुमको पता ही नहीं इसको मैग्नीशियम बोलते हैं, तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। 13वें पर क्या आएगा, एल आएगा, और इसी को एल्यूमिनियम बोलते हैं, एल्यूमिनियम। 14 पर क्या आता है, तो मैं कहूंगा 14 पर आता है उसको सिलिकॉन बोलते हैं, सिलिकॉन बोल दो या सिलिकॉन बोलते हैं, बात एक ही है ना। ये लो समझ लो, आप पहले 14 तक बात कर लेता हूं ना। अब मैं 8 पर ऑक्सीजन है, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ऑक्सीजन में। 8 पर आ रहा है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले कोष में 2, दूसरे में 6, 6 और 2 कितने होंगे 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो भाईतम कोष में 6 है तो 6 ही होंगे। संयोजकता कितनी होती है, त्यागने कितने पड़ेंगे 6, ग्रहण कितने करने पड़ेंगे 2, क्या आसान है ग्रहण करना, तो संयोजकता होगी -2। परमाणु भार इसका भी दुगना ही होता है, इसका 16 होता है, याद रख के चलो। अब तो बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों, सब कुछ समझा चुका हूं, अब खुद ही समझते चले जाओ इसको। फ्लोरीन बोलो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले कोष में 2, दूसरे में 7, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलो, आप बोलोगे सर 7 होंगे क्योंकि भाईतम कोष में 7 है। संयोजकता बोलो, एक ग्रहण करेगा, त्यागने 7 पड़ते तो एक ग्रहण ही कर लेगा, -1 हो जाएगा। और आपको परमाणु भार पूछे तो याद रखना इसका परमाणु भार होता है 19, क्या होता है 19, ठीक है। नियोन आ जाओ 10वें नंबर पर, पहले कोष में 2, दूसरे में 8। आवर्त सारणी बताऊंगा तब भी अगर इसको पढ़ लोगे तो आवर्त सारणी चुटकियों में याद हो जाएगी, पिछली बार ग्रुप 2 में बहुत आए थे। मैं एक साथ पूरी आवर्त सारणी की संयोजकता भी बता दूंगा आपको, अगर इनको समझ में आ गया तुमको, ठीक है। जरूरत नहीं है, मगर तुमसे मैं आपसे बोल रहा हूं 99% बोल रहा हूं, आपसे पूछेगा तो 1 से 20 तक तत्वों की पूछेगा, ये चीजें पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, उससे ऊपर का तो पूछ ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं भरे जाते हैं, फिर तो 1s2 2s2 वाले आते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो 11th का मैटर है। और जो लोग पढ़ाते हैं वो बेवकूफ है, आज तक ग्रुप डी और एनटीपीसी में 1s2 2s2 3p वगैरह इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। मैंने कहा तो नियोन में 10 थे तो 8 और 2 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन भाईतम कोष में आपको दिख रहे हैं 8। संयोजकता कितनी है देखो, दूसरे कोष में होने कितने चाहिए 8, इसके पास 8 मौजूद है, तो फिर क्यों ग्रहण करेगा त्यागेगा, तो संयोजकता इसलिए 0 होती है। इसका मतलब नियोन भी अक्रिय गैस है, इसलिए आवर्त सारणी में एक वर्ग में रखा है, एक खड़ी लाइन में रखा गया है। इनको समझाऊंगा, समझ में आएगा आवर्त सारणी, अब आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी आवर्त सारणी। और परमाणु भार पूछे तो इसका परमाणु भार होता है 20 नियोन का। सोडियम आ जाओ, सोडियम में बात करूं 11 नंबर पर आता है, देखो अब समझो सोडियम का बताओ, मुझे लिख के तुम बताओ इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका सोडियम को। रोहितास में आता है कुछ, ठीक है। सोडियम का बता दो, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बता दो सोडियम का। विष्णु ने लिख दिया, विष्णु कुमार मीना ने 281। मुझे इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताओ, 281 281 सबको समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, तो मैं लिख ही देता हूं। पहले कोष में 2, दूसरे में 8 भर गया, तो हम तीसरा कोष चालू करेंगे, इसमें भी 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना मौजूद है 1, तो 8 और 2 10 और 1 11, याद रखो। संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब देखो भाईतम कोष ये नहीं है, दूसरा तीसरे वाला है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ठीक है। अगर आपसे पूछे बताओ संयोजकता, तो देखो ग्रहण 8 होने चाहिए तीसरे में, ग्रहण 7 करने पड़ते, त्यागना 1, तो त्यागना आसान है, इसलिए +1 ही होती है। और अगर परमाणु भार पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सोडियम, तो याद रखना 23 होता है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के समय भी लिखाया था इसका परमाणु भार। मैग्नीशियम को भरने का तरीका वही 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 और 2, ये सही है। संयोजी इलेक्ट्रॉन भाईतम कोष में आपको 2 दिख रहे हैं। संयोजकता वही ग्रहण 6 करने पड़ते, त्यागने 2 पड़ेंगे, तो +2 आसान रहेगा। और परमाणु भार कितना होता है, तो इसका परमाणु भार 24 होता है, 24 होता है। एल्युमिनियम 13 नंबर पर आ रहा है, तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, 8 और 2 10 और 3 13, गिन लिया करो। संयोजी इलेक्ट्रॉन भाईतम कोष में आपको 3 दिख रहे होंगे। संयोजकता पूछे तो ग्रहण 5 करने पड़ते, त्यागना 3 पड़ेगा, तो त्यागना ही आसान है, इसलिए +3 होती है। जिनकी संयोजकता समान होती है उनको आवर्त सारणी में एक वर्ग में रखा गया है, देख लेना। इसलिए एल्युमिनियम और बोरॉन को एक ही वर्ग में रखा गया है, आपको ध्यान होना चाहिए। एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप बोलोगे 27, इतना तो आप आवर्त सारणी थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी, तो ऐसा घबराना मत, फिर मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको। 27 होता है, ध्यान रखना। एल्युमिनियम का परमाणु भार भी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में बहुत पूछता है। सिलिकॉन 14 नंबर पर है, तो 14 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और तीसरे में 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो आप बोलोगे 4 दिख रहे हैं। संयोजकता वही बराबर का मामला है, 4 ग्रहण त्याग सकता है, +-4, इसलिए कार्बन सिलिकॉन को एक वर्ग में रखा गया। काशी गए शंकर प्रभु, वहीं पर बताऊंगा। और सिलिकॉन का परमाणु भार कितना होता है, तो आप बोलोगे 28। अगला आ जाओ इधर, उसके बाद सिलिकॉन हो गया, तो उसके बाद अगला कौन आता है 15वें नंबर पर, वही बता दूं, वही चीजें आएंगी। तत्व का नाम, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन बता देना है, वही संयोजकता बतानी है बैलेंसी, और वही परमाणु भार बता देना है। याद रखना है, क्योंकि परमाणु भार का काम बताऊंगा, कहां जरूरत पड़ेगी तुमको परमाणु भार, इसके बगैर भी पार नहीं पड़ेगी एग्जाम में। तत्व का नाम, तत्व का नाम अगर मुझसे पूछा जाए तो वहां तक करवा चुका हूं, 14 तक, तो 15वां आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पी बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो मैं कहूंगा ये होता है फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है। 16 पर क्या आता है, तो एक आता है एस आता है, जिसको क्या बोलते हैं, सल्फर। रट लेना दोस्तों, नंबर वाइज डायरेक्ट ही याद रखने, कोई पूछे 16 नंबर पर कौन सा तत्व होता है, सल्फर। 17 पर कौन सा आता है, तो आप बोलोगे Cl, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन। 18 पर क्या आता है, तो आप बोलोगे Ar आता है, जिसको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे इसी को ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन। 19 पर क्या आता है, तो आप कहोगे के आता है, और इसी को पोटेशियम कहते हैं। और 20 पर क्या आता है, Ca आता है, जिसको क्या बोलते हैं, तो मैं कहूंगा इसी को हम कैल्शियम कहते हैं। ये शुरू के टॉपिक में टाइम लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। इधर आ जाओ, यहां भी
बता दिया था मैंने, फास्फोरस 15 पर तो इलेक्ट्रॉन भी 15 आएंगे। पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और 2 10 हो गए, तो बचे कितने? 5 15 हो गए। संयोजी इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो आप कहोगे सर 5 होते हैं, क्योंकि भाई कोर्स में 5 दिख रहे हैं। अब तो आपको आपसे पूछे संयोजकता, तो वो देखो ग्रहण करने पड़ते 8 करने के लिए 3, त्यागने कितने पड़ेंगे? 5। तो ग्रहण करना आसान है, कितने ग्रहण करने पड़ेंगे? 3, तो -3। इसलिए आपने देखा होगा नाइट्रोजन, नए पुराने आशिक सब बीमार, नाइट्रोजन को और फास्फोरस को एक ही वर्ग में रखा गया। बताऊंगा आवर्त सारणी में परमाणु भार इसका कितना होता है, तो 15 दूना 30 31 होता है इसका परमाणु भार फास्फोरस का। सल्फर का वही 16 इलेक्ट्रॉन, पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने होंगे? सॉरी 6। 8 और 2 10 और 6 कितने हो गए? 16। ठीक है, अब मुझे बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन भाईतम कोर्स में आपको 6 दिख रहे हैं। संयोजकता पूछे वही ग्रहण 2 करना आसान होगा तो -2 होगी। और परमाणु भार कितना होता है सल्फर का? याद रखना एग्जाम में बहुत आता है 32। आने का मतलब बताऊंगा, आप परमाणु भार तभी निकल पाओगे जब तक परमाणु भार पता होगा। 17 पर क्लोरीन आता है, पहले कोर्स में 17 आएंगे, 2 8 और फिर कितने आएंगे? 7 आएंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। संयोजकता वही एक ग्रहण कर लेगा, -1 होगी। और मुझसे पूछा जाए, ऐसे लिख देता हूं, कितनी होगा इसका? तो इसका क्लोरीन का 35.5 होता है। ये भी याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछ लेता है, पॉइंटों में भी हो सकती है संयोजकता। ऑर्गन पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में यहां भी 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। संयोजकता देखो कोर्स भर गया तो कितनी होगी? 0। इसका मतलब हीलियम, नियोन, ऑर्गन आवर्त सारणी के एक वर्ग में रखी गई हैं, क्योंकि जिनकी संयोजकता समान है उन सबको एक वर्ग में रखा गया आवर्त सारणी में। इसलिए तो आवर्त सारणी बनाई गई थी कि जिनके गुणों और कैरेक्टरों में समानता हो उनको एक वर्ग में या एक आवर्त में रखा गया। अगली बात परमाणु भार की बात करूं तो इसका परमाणु भार कितना होता है? तो याद रखना इसका 40 होता है ऑर्गन का। पोटेशियम पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 18 हो गए, लेकिन यहां तो 19 है, तो फिर चौथा बना दो, 1 होगा उसके अंदर। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। संयोजकता कितनी होगी भाई? चौथे में भी भाईतम कोर्स में 8 ही होते, लेकिन 1 है तो कितने ग्रहण करने पड़ते? 7। त्यागना कितना पड़ेगा? 1। तो त्यागना आसान है तो +1। और संयोजक और परमाणु भार पूछता तो इसका 39 होता है। ठीक है, कैल्शियम वही 20 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन वही 2 होंगे, संयोजकता +2 होगी। और परमाणु भार पूछे तो 40 होगा, मतलब ऑर्गन और कैल्शियम का परमाणु भार समान होता है, 40 ही होता है। अंतर तो होता है, इसका कुछ 39.78 के करीब होता है, लेकिन 78 को 40 ही लिखेंगे, और ये 40.12 होता है तो इसको 40 ही लिखेंगे, तो लगभग समान होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो दोस्त आज की क्लास में मैंने आपको स्पेशल रूप से सब कुछ बता दिया है कि एग्जाम के अंदर कोई परमाणु भार डायरेक्ट पूछ ले तो 20 तक तत्वों से बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैं तो यही कहूंगा तुमसे, क्योंकि परमाणु भार इसलिए भी याद करना जरूरी है दोस्तों एग्जाम के। अब देखो सुनो, ये चीजें तो आप निकाल सकते हो, रखने की जरूरत है नहीं एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई भी आ जाए, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके। थोड़ा परमाणु भार पे थोड़ा गौर करता हूं मैं आपको। परमाणु भार देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, एक परमाणु क्रमांक 1 रह जाएगा ना। देखो हीलियम दुगना हो गया था, 2 का 4। लेकिन वैसे आप एक समझ लो कि जो लोगों ने कुछ पढ़ा होगा कि जो तत्व आप रोजाना पढ़ते हो लगभग याद रहते हैं, उनके ज्यादातर दुगने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं या तो एक ज्यादा होगा या उसका दुगना होगा। लिथियम का देखो 7, बेरिलियम का 4 दूनी 8 होता है, एक जाके 9 हो गया। बोरोन का 11 हो गया। कार्बन का दुगना है, नाइट्रोजन का दुगना है 12 और 14। उसके बाद अब देखो ऑक्सीजन का दुगना है 16, लेकिन फ्लोरीन का एक ज्यादा है 18 और एक 19। नियोन का दुगना ही है। सोडियम का एक ज्यादा है 23। मैग्नीशियम का दुगना है, एल्युमिनियम का एक ज्यादा 27। तो इस तरीके से भी तुम याद रख सकते हो, लेकिन दोस्त कैसे भी याद रखो, ये तुम्हारा काम है, याद रहना चाहिए। देखो अब एग्जाम में बता दूं, ये कोई 20-25 क्वेश्चन बन गए तो अगर मुझसे पूछा जाए 50 क्वेश्चन बन गए आपके एग्जाम के, आपसे कोई ऐसे पूछे देखो इस सिलिकॉन की संयोजकता बताओ, ऑप्शन दे दिया +4, ऑप्शन दे दिया -4, ऑप्शन दे दिया +-4, ऑप्शन दे दिया +2। अब एग्जाम में ये भूल जाओ, अभी पढ़ा है तुमने, तुम तो देखो सिलिकॉन पहला काम कितने नंबर पर आता है आपको पता, सर ये तो 14 पे आता है। नहीं पता है तो आराम से मौज करो, फिर सिलेक्शन भूल जाओ, मौज करो, फिर समझ लो आप, ये समझ लो, ये याद रखना पड़ेगा। 14 पर आता है। 14 आते ही आप देखो इलेक्ट्रॉन भरो एग्जाम में। 14 है तो पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10 हो गए, बच्चे 4 भर गए। तीसरे में होने कितने चाहिए? सर ने बताए थे 8, यहां तो 4 ही है, तो 4 ग्रहण त्याग दोनों सकता है, तो +-4 लो। ऐसे नहीं, कौन कह रहा है रटो, मैंने कहा निकाल के देख लो। अब देख लो, और आपसे पूछे मैग्नीशियम के अंदर, आपसे कोई ये पूछे मैग्नीशियम के अंदर बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजकता नहीं पूछिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन कितना है? 5। बताओ कैसे बताओगे आप? तो देखो मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, आप कहोगे सर 12। कैसे लिखोगे? पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। लो, क्या दिक्कत है बताओ मुझे, क्या आंसर में दिक्कत है? अब तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना, किसी को नहीं आएगी, बताओ। ठीक है, परमाणु भार रट के जाना है बिल्कुल, आपको किसका कितना होता है पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और इनके बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आपको, जब क्योंकि मैंने परमाणु भार लिखाया है तो इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, कुछ मोल टॉपिक आएगा, अभी आज नहीं पढ़ाऊंगा, उसको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मोल। बहुत सवाल आ रहे हैं रेलवे में आजकल, मोल कॉन्सेप्ट है, और नहीं आ रहे ना तो मैं 100% लिख के दे दूं। इस साल ग्रुप डी और एनटीपीसी के जब मेंस लगेगी और ग्रुप डी लगेगी, उनमें मोल में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि 9th क्लास की बुक के अंदर खूब चैप्टर में समझा रखा है मोल को अच्छी तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शब्द बताता हूं। पहले तो एक सिंपल भाषा में एक बात, ये परिभाषा सुनो। आप अणु जानते हो? अणु क्या होता है पहले तो ये सुन लो। अणु का मतलब, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। अरे जानते हो ना क्या होता है अणु? तो आप ये बोलोगे सर अणु होता है क्या? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ये लो, अणु के बारे में कुछ स्पेशल पढ़ना नहीं होता एक्चुअली, बस यही बात ध्यान रखनी है, निर्माण करते हैं, ठीक है। अणु के बारे में याद रखना कि मैंने आपको कहा था परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु के बारे में याद रखना अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है।
ठीक है, अब समझ लो क्या मैं सिंपल भाषा में एग्जांपल के रूप में समझा दूं आपको। ये लो अणु क्या है, देखो सुनो, आप आवास सारणी आप जानते होगे, हाइड्रोजन लिथियम, जैसे मैंने शुरू के 20 तत्व लिखे, कभी भी कोई तत्व, जैसे मैंने हाइड्रोजन ऐसे लिखा, लिथियम ऐसे लिखा, सोडियम ऐसे लिखा, कभी भी कोई तत्व सिंगल अवस्था में, सिंगल का मतलब इनके नीचे कोई 2 3 4 कुछ नहीं लग रहा है, तो समझ लो ये सब परमाणु रूप में होंगे। ठीक है, जैसे मैंने AR लिख दिया, क्या ये अणु है कि परमाणु? आप कहोगे सब परमाणु है, सिंगल परमाणु है। ठीक है, मैंने Na लिख दिया तो आप कहोगे सर परमाणु। अब देखो अणु क्या होते हैं, अगर कोई परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु, जैसे पहले तो सिंगल, जैसे H2 है, तो H2 कब बना कि जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिले, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हुआ तब जाके बना था H2। अगर H होता तो परमाणु, O2 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनाए, N2 लिखे तो 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनाए, ये अणु है जो परमाणुओं से मिलकर। और सुनो, ये तो सिंगल के 2 कर दिए मैंने, अगर मैं ऐसे भी लिखूं H2O लिख दिया, आपसे कोई पूछे परमाणु है क्या अणु है, आप कहोगे सर अणु है। यौगिक अलग बात करूं, ठीक है, यौगिक की मैं बात नहीं अलग कर रहा हूं, जो पदार्थ पढ़ाऊं तब बात करूं, क्या ये अणु है, आप कहोगे सर अणु है। क्यों है? क्योंकि एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो अणु बन गया। अगर NH3 लिखा है आपसे तो ये समझ लो ये सब क्या है, तो देखो एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन का परमाणु है, तो इसका मतलब ये अणु होते हैं। समझ में आ गए कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिले, चाहे समान हो चाहे असमान हो, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं अणु। वो समान भी हो सकते हैं, जैसे इनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन थे, असमान हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, तो सब समझ लेना क्या होंगे अणु। ये वैसे आप सब जानते हो है ना। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए, हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन एक होता है सल्फर, सल्फर S8 अवस्था में पाया जा सकता है। सबसे आपस में सबसे ज्यादा परमाणु किसके मिलकर के अगर मुझसे पूछे अणु बना सकते हैं, तो सल्फर ही ऐसा है जो S8 अवस्था में रहता है। एक फास्फोरस भी याद रखना, ये P4 अवस्था में रहता है। जिसको जैसा बता रहा हूं वो उस अवस्था में ही रहता है, लेकिन एक याद रखना कभी एग्जाम में पूछा है, इनमें से सबसे ज्यादा संयोजकता अगर मुझसे पूछा जाए, तो सल्फर की मैंने माइनस, लेकिन सबसे ज्यादा बॉन्ड या बंध कौन बना सकता है इनमें से तत्वों में, तो सल्फर याद रख लेना। S8 मतलब S इधर भी S इधर भी S, इस तरीके से 8 जुड़ सकते हैं। अब जैसे O2 लिख रहा हूं तो ऑक्सीजन इस अवस्था में 2 अवस्था में जुड़ सकता है और नहीं जुड़ेगा कभी, लेकिन सल्फर तो 8 सल्फर आपस में जुड़ सकते हैं। S8 होती है सबसे ज्यादा संयोजकता सल्फर की, ठीक है, सॉरी सल्फर सबसे ज्यादा बंध बना सकता है, ये भी याद रख लेना है ना। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास, सर कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना बताओ। अरे बता दूं दोस्तों, SPDF भी पढ़ाना सर जी, जब आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा दोस्तों तब मैं SPDF ब्लॉक बताऊंगा। आप यही काम करते हो, कौन सा टॉपिक कहां है वो नहीं पता तुमको। आप 9th क्लास की चैप्टर उठाओगे, परमाणु संरचना में SPDF नहीं आता है दोस्तों। जब मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा आवर्त सारणी तब बताऊंगा कौन सा S ब्लॉक होता है कौन सा P। अब कुछ लोगों की एक गलतफहमी होती है वो बता दूं। एक कुछ लोग समझते हैं सर ये बताओ कि 1:2, जैसे एक कह रहा है सर कॉपर का इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, मैं तो कुछ भी बता सकता हूं, मेरी कोई दिक्कत नहीं। मैं बता सकता हूं उसमें कि कॉपर में क्या होता है, ऑर्गन 18 नंबर पर आता है और लास्ट में लिख दो आप 3D10 और 4s1, ये कॉपर में भरते हैं ऐसे। ऑर्गन का मतलब 18 तो ये होते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट वाले लिख दो 3D10 और 4s1, ठीक है। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो, ये पूरा रटने का मामला होता है। दूसरी बात 10वीं क्लास की बुक तक के में अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका नहीं बताया गया जैसे मैंने बताया था कोर्सों में, वो वाला तरीका याद रखना है, ठीक है। इसलिए इन तरीकों में मत फंसिए आप, क्योंकि आज तक रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सिलेबस 10वीं तक का, उसमें इतनी चीजें हैं कि उसको ही पढ़ लो ना, वही कम नहीं है। अब तुम पढ़ते नहीं हो वो अलग बात है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आप काम की बात पे आइए, मैंने अणु के बारे में सामान्य जानकारी इसलिए दी गई, तो मैं अब आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं तुमको एक टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है और इस साल आपसे पूछ भी सकता है। और वो कौन सा है, अणुभार। अणुभार का मतलब मॉलिक्यूलर मास। अणुभार या अणुद्रव्यमान या वेट भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। वेट क्या होता है आप निकालो। आपको दोस्तों अणुभार निकालना आना चाहिए एग्जाम में। आपसे पूछेगा बताओ कैसे, मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं। पहला अणुभार फर्स्ट, आपसे एग्जाम में पूछेगा H2O का अणुभार ज्ञात करो, निकालो आप। किसका, H2O का। इसलिए भी जरूरी है दोस्तों कि जब अगर अणुभार नहीं भी पूछेगा ना दोस्तों तो भी आपको निकालना चाहिए, क्योंकि ये जरूर कह सकता हूं कि रेलवे में मोल के सवाल बहुत पूछे गए, मोल कॉन्सेप्ट से। और हाल ही के पेपरों में ये मोल ही आया जिसमें आप सोचो कहां से सवाल आ गए, ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री में वो मोल से ही सवाल आए थे। और मोल पढ़ने के लिए अगर मोल में भी आपको अणुभार की जरूरत होगी, अगर अणुभार निकालना नहीं आते तो मोल के सवाल भी हल नहीं कर सकते। तो पहले आप सब, सॉरी कॉपर का पूछा गया, हाँ कॉपर का देखो दोस्तों, तुमको अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास देखने हैं तो मैं वैसे लिखवा दूंगा, वैसे अगर मैं बात करूं और पूछा भी गया है तो दोस्तों फिर पूरी तरीके से रटना हो जाएगा आपका, वो मैं बाद में बात करूंगा। अभी तुम इसी की बात कर लो मेरे दृष्टि से, अगर मुझसे पूछा जाए अणुभार निकालना बताता हूं आपको, ठीक है। अणुभार सुनो कैसे निकालते समझ लो, एक बार में समझ लो, ध्यान रखना। मैंने परमाणुभार इसलिए बताए थे आपको, देखो अणुभार कैसे निकालते समझो मेरी बात को। ये हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2, लेकिन आपको पता है एक हाइड्रोजन का मैंने आपको परमाणु भार कितना बताया था, आप कहोगे सर 1 बताया था, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 2, तो आप 1 से 2 गुना कर दो, ठीक है। प्लस जैसे ही दूसरा परमाणु आए उससे पहले क्या लगा दोगे, प्लस। और क्या जुड़ रहा है, आप कहोगे सर ऑक्सीजन, और मैंने ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना बताया था, आप कहोगे 16। इनको हल करो तो टोटल मिला के कितना आएगा, 18, ये लो, ठीक है। पूछेगा कि H2O का अणुभार, अणुभार इसलिए परमाणु भार नहीं है क्योंकि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल गए, और परमाणु मिल गए तो क्या बनाएगा, अणु, इसको अणुभार बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरा सुन लो, दूसरा सवाल अगर मुझसे पूछा जाए, कोई तुमसे पूछ ले कि NH3 का अणुभार बताओ, NH3 का निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। ये क्या है, नाइट्रोजन, और आप सबको पता है कि इस नाइट्रोजन का परमाणु भार मैंने कितना बताया था, आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था 14 होता है, एक ही था तो 1 लिख दिया, 14 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ये लिख दिया, कितने हैं, 3, गुणा कर दिए 3, तो बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर 17 आएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तीसरा आ जाओ, और लेता हूं, ठीक है। मैंने ले लिया एक H2, दूसरा पेन लेने दो मुझे, देख लो एक बार में, मैंने तीसरा ले लिया H2
SO4 बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, ये समझाता नहीं है कोई भी आपको, ये बहुत काम की चीज है। H2SO4 निकाल दोगे क्या सर? निकाल देंगे। कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का परमाणु भार आप कहोगे सर 1, लिख दिया। इधर आ जाओ, एक एक पे आ जाओ। कितने हाइड्रोजन है? आप कहोगे सर 2, गुणा कर दिया 2 प्लस। अब दूसरा परमाणु आता है, ये क्या है? सल्फर। क्या है? सल्फर। कितना सल्फर? सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? आप कहोगे सर सल्फर का परमाणु भार होता है 32, लिख दिया। कितने सल्फर है देख लो, एक है सर तो एक ही लिख दिया 32 प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? आप कहोगे सर 16 है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? आप कहोगे 4, तो गुणा क्या कर दो 4। हल करो, 2 एक कम 2 प्लस क्या हो गया 32 प्लस 16 दूना 32 48 और कितना होगा 64 होगा क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं हल करो, 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। अगर मुझसे पूछा जाए 6 और 3 9 और 2 क्या हो गया 11, 118 होगा क्या? देखो 118 ही आएगा कि सही लिखा है क्या? अरे जोड़ के बता देना मुझे सही है कि नहीं। अरे क्या कर दिया मैंने? हाँ मेरे दिमाग से पागलपंती कर दी। हाँ अरे मैंने 2 बार ले लिया। हाँ 4 और 2 6 और 2 कितना आएगा 8 और 6 और 3 कितना आएगा 9, 98 आएगा मेरे हिसाब से। हाँ सर 98, सॉरी 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 सॉरी। हाँ दोस्तों 98 आएगा। चलो हाँ भरत कुमार मंगल ने कहा सर जनरल साइंस आएगी और नहीं। आप समझ में आया क्या? ये जो लोग कह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो जनरल साइंस आएगी, ये समझो बात। 9 10 तक की जनरल साइंस आती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब केमिस्ट्री की क्लास चलती है स्पेशली उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुम हाँ गलत, मैंने रोहितास हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे मान के रोहितास जी ठीक है। हाँ 98। चलो क्लियर दोस्तों। और सुनो, अब मुझे और बताओगे आप, तुम एक निकाल के बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुमको समझ में आ गया। बार बार हर चीज को निकालने की जरूरत नहीं है। मैं एक पूछ रहा हूं आपसे, ये बता दो मुझे C6H12O6 इसका मुझे अनुभार निकाल दो कितना होगा, जल्दी बता दो, फिर समझ जाऊंगा क्या होगा। जल्दी बता दो। मूलचंद मीना ने तो 17 लिख दिया, पता नहीं क्या लिखा है। C6H12O6 का बताना, जल्दी बता दो क्या होता है। ग्लूकोज का अनुभार बता दो मुझे कितना होगा। ये 9th क्लास की बुक में एक सवाल भी दे रखा है ऐसा, मुझे बता दो। मैं वही लिखवा रहा हूं जो आपको, मैं लिखवा भी वो रहा हूं ऑप्शन में 90% में से कोई पूछेगा आपसे। धर्म सिंह ने लिखा 180, सतीश कुमार मीना ने भी 180 लिख दिया, राजेंद्र कुमार मीना ने भी 180 लिख दिया। अब तो सब छा गए भाई। अरे समझ में आ गई क्या? आ जाओ, ज्यादातर लोगों को समझ में आ गई बात। क्या है एक एक, चलो जल्दीबाजी कभी मत करना, इनमें नीचे लिख देता हूं मैं ना। कार्बन का परमाणु भार आप कहोगे सर 12 इंटू, लेकिन कितने हैं 6, गुणा कर दिया 6 प्लस। हाइड्रोजन का कितना 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है? आप कहोगे सर 12, गुणा कर दिए 12 प्लस। ऑक्सीजन का कितना है 16, गुणा कितने करने हैं 6, तो 6 कर दिए। टोटल निकाल के देख लो 180 आएगा दोस्तों, कर लेना टोटल निकाल के। ठीक है 180। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? और देखो एक और सुनो, एक और बता देता हूं। चलो एक और मैं आपको बताता हूं, इधर आ जाओ। ये बताओ मुझे CH4 का निकालो। अभी भी गलती करोगे तो फिर मैं कह रहा हूं कोई मतलब नहीं। CH4 का निकालना मुझे अनुभार, तुम ही निकालो। जल्दी बताओ मुझे CH4 का बताओ। CH4 का ये तो कोई गलती नहीं करेगा, CH4 का भी गलती करोगे क्या? अरे अभी काम बताऊंगा। अभी तो देखो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, फिर मैं बताऊंगा इसकी जरूरत क्यों और पड़ेगी, इसलिए मैं यही बताने जा रहा हूं आपको, है ना। पहले समझ लो आप, जब मोल में इनकी आवश्यकता पड़ेगी इनकी। CH4 का जल्दी बताओ। 16 16 16। हाँ सही बता रहे हैं ना साहब, बिल्कुल सबको समझ में आ गया। देख लो आप, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक कार्बन कितना है, एक सेकेंड, कार्बन का परमाणु भार 12 कितना है 1, तो 12 एक ही रहने दो प्लस। हाइड्रोजन कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 4, टोटल निकालोगे कितना आएगा 12 और 4 कितना आएगा 16 आएगा। कितना आएगा 16। अरे जरूरत है मुझे किसी की चीज की और बताने की? नहीं, क्योंकि आप कोई भी निकाल के देख सकते हो आप। और देखो एक दो और बता, चलो एक ये बताता हूं ना, ये भी जरूरत पड़ता है, ये बात बार आता रहता है। एक और ये और देखो CO2 बताओ, निकालो जल्दी। पहले तुम ही बताओ मुझे CO2 का, जल्दी बताया करो दोस्तों, टाइम नहीं लगाओगे। CO2 पे आ जाओ, जल्दी बोलो, इतना टाइम कोई नहीं। CO2 का बता दो मुझे कितना होगा, टाइम भी नहीं लगना चाहिए एग्जाम में, जल्दी करने की प्रैक्टिस भी करो। सतीश कुमार मीना, एक तो मूलचंद जी तो अब 180 पे आए, पता नहीं कहां से। चंबाली शंबाली शंबाली शंबाली, विष्णु कुमार मनोज। कोई भी व्यक्ति एक बार आंसर देने के बाद दोबारा नहीं लिखेगा। मनोज शर्मा, विष्णु कुमार लिख लिया भाई, बार बार नहीं लिखना होता है। मनोज शर्मा 44, औरों को मौका दो। राजेंद्र कुमार मीना 44 लिख रहा है। ठीक है समझ में आ रहा है, समझ लो बिल्कुल। अब तो समझ में आ गया। कार्बन का कितना है? आप कहोगे सर 12, एक ही था तो एक ही लिख दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 2 है, जोड़ करोगे तो 44 ही आएगा दोस्तों। 16 दूना 32, 32 और 12 कितने हो गए 44। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? और सुनो एक और ये ले लो, ये भी एग्जाम में आ सकता है। SO2 और लिख दो SO2, ये लो SO2, क्या बोलते हैं इसको, सल्फर डाइऑक्साइड। रासायनिक सूत्र लिखवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो रासायनिक सूत्र लिखना बनाना और सिखाऊंगा कल मैं आपको, पहले फिर मोल पे आएंगे अपन। SO2 सल्फर, मैं यही बता देता हूं आपको डायरेक्ट। सल्फर का कितना होता है? आप कहोगे सर सल्फर का, सॉरी सल्फर है ना एक ही है, तो सल्फर का कितना होता है 32, एक ही है तो लिख दो प्लस। ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 2 है तो क्या हो गया 32, वही कितना टोटल कितना आएगा 64 आ जाएगा। देख लो सही है क्या सल्फर का?
रामकिशन मीना 64 क्लियर। तो मैं ये कह रहा हूं मेरी दृष्टि से आपको ये अणुवार निकालना आ गया होगा, परमाणु भार आपको याद करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता वगैरह भी आ गई होगी आज आपको। फिर कल मैं आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाता हूं आपको, ठीक है। उपयोग नहीं बताऊंगा, उपयोग तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब एसिड बेस पढ़ाऊंगा, क्षार पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। कल मैं आपको रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, जैसे एग्जाम में बहुत बार आजकल पूछने लगा है। देखो ये चीजें पूछने चालू कर दिया। आप ये सोचो उसने नया क्या किया है, नया ये किया है, पहले क्या आता था रेलवे के अंदर, गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस, वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस, सबसे हल्की गैस, सबसे भारी तत्व, इनको आप रट लेते थे। अब क्या किया उसने कि जब ग्रुप डी में मैं 25 क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि 10 तक की बुक का सिलेबस पता होना चाहिए, कि अब ये लड़का मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि आर्ट्स के स्टूडेंट ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि अब वो चीज तो छोटी पूछ रहा है, लेकिन वो चीज पूछ रहा है कि जिसका बिना नॉलेज के आंसर नहीं दे सकते। उसने कहा SO2 का अणुभार बताओ मुझे, अणुभार निकालना बता रखा है 9th और 10th की बुक में। अब जिसको पता है कि S सल्फर होता है, O ऑक्सीजन होता है, इसमें 2 जुड़ रहे हैं, इसका परमाणु, वो अब इन चीजों को रट सकते हो क्या? क्योंकि ये मैंने लिखवाया, जरूरी थोड़ी इनको पूछे, कोई भी पूछ ले तुमसे, तो तुमसे कोई भी पूछे आप तो आराम से बता सकते हो। मुझे तो ये पता है, रटा थोड़ी है कि हमने इनका, मैंने तुमको रटाया थोड़ी है, मैंने तो निकालना समझाया है। और मैं ये कह रहा हूं जो बताया 20 तक के परमाणु भार, इनसे संबंधित ही कोई आपसे अणुभार निकलवाएगा, ये समझ लो भाई, ठीक है ना। अगर मुझसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो कल मैं आपको रासायनिक सूत्र का भी फंडा बताता हूं और वो बता दूंगा कि 90% तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं दोस्तों, इसके 2 फायदे भी है कि आगे केमिस्ट्री समझ में ही तब आएगी जब ये चीजें आती रहती हैं। फिर मैं आवर्त सारणी बताऊंगा आपको, इसके बाद टॉपिक की आवर्त, लोग सीधा टॉपिक पहले उठाते हैं, मैं पहले टफ टॉपिक पढ़ते हैं फिर सीधे पे आते हैं हम। अगर मुझसे पूछा जाए, मेरा उल्टा तरीका, मैंने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाना नहीं चालू किया, ठोस द्रव गैस तुमको भी लास्ट में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिना दिमाग, पहले दिमाग लगा लेते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है। तो कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल की में वही बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सेशन में। आप भी मेहनत करते रहिए और क्लास में आनंद आए तो बिल्कुल बोलते रहिए, कमेंट लास्ट में कर दिया करो कमेंट, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैं तुमको ढंग का पढ़ा भी रहा हूं कि नहीं, या मैं खुद इंप्रूव और ज्यादा करूं मेरे अपने आप में, ठीक है। हाँ सर, क्वालिटी करवा देंगे आप कल से, तो आपकी क्वालिटी वाली जरूरत नहीं आएगी, 360 ही करवा देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि 360 कर दो मैं ही नहीं दिखाई दूं तुमको कहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रख लेना। चलो आज के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुश रहो, आनंद से रहो और मेहनत करते रहो। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, जिससे समझ में ज्यादा आता है ना। दिमाग बिल्कुल फ्री होना चाहिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई, और ये ध्यान रखो। उसके अलावा भी अगर घूमना फिरना, आराम से दिमाग लगाओ, खूब खाओ पियो इसके बाद, और थोड़ी नींद लो, फिर 4 बजे का सेशन में चालू हो जाओ, फिर घर पे शाम को रात में पूरी रात लगभग 1-2 बजे तक मेहनत करो, ठीक है। एग्जाम कभी भी लग सकती है, जम से लग जाओ, ये मत देखो थक गए ये हो गया, कोई नहीं, नौकरी लग जाएगी, आराम से ऐश कर लेना, ठीक है। वैसे ऐश की बात करूं तो ऐश जीवन में होती ही नहीं, अगर मुझसे पूछा जाए। ये तब तक ऐसा होता है कि जब तक हम सोचते रहते हैं। ये पढ़ाई भी तब तक बुरी लगेगी जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। जिस दिन लग जाएगी ना, तब भी पढ़ाई तुमको और ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम अरे यार बढ़िया, तुम ये सोचने लगोगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारा पढ़ना बंद हो जाएगा। वैसे तो पढ़ना बंद होता नहीं है, लोग और ऊपरी तैयारी करते हैं, लेकिन तुमको एक बात पता चलेगा कि आज पूरे दिन का पता ही नहीं चलता, हम पढ़ाई में ऐसा निकल जाता है, आपको पता है। और अगर पढ़ते नहीं तो पढ़े ही रहे, सुबह उठे तो पढ़े, थोड़ा खा लिया उसके बाद फिर पढ़ गए, फिर उठे तो फिर कुछ कर लिया, तो ऐसा इससे अपना एक टाइमिंग बन जाता है दोस्तों। तुम्हारे पास इस समय कोई काम नहीं, पढ़ाई का तो काम, इससे आपका मन लगता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेहनत करते रहे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।